हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल वी विनर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के हाजिर हूँ। तो आज आप पूरा वीडियो देखिएगा। आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं और आज का वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। मैं हूँ आकांक्षा और आज हमारा टॉपिक है बाल्यावस्था। इसका हम लोग पार्ट 2 देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ने पार्ट 1 देखा था, जिसमें हम लोगों ने बाल्यावस्था का अर्थ देखा था और इसकी विशेषताएं देखी थी। लेकिन इसके बाद हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बाल्यावस्था में किस तरह की एजुकेशन जो है वो हमें प्रोवाइड करानी चाहिए ताकि बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। तो चलिए देख लेते हैं आज हम लोग इसी चीज़ को डिटेल में। देखिए, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, हमने इसको पॉइंट्स में रखा है ताकि आपको याद करने में आसानी होगी, लिखने में आसानी होगी और सबसे पहले आपको समझने में भी आसानी होगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला है हमारा शारीरिक विकास पर ध्यान। ये देखिए, शारीरिक विकास पर ध्यान। कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। मन माने माइंड की बात यहाँ पे हो रही है। इस दृष्टि से बालक के शारीरिक विकास पर उचित ध्यान देना आवश्यक है। शारीरिक विकास पर उचित ध्यान, क्योंकि अभी भी बच्चा बहुत बड़ा नहीं है। बाल्यावस्था का बच्चा इतना बड़ा नहीं होता है कि वो खुद से सब कुछ अपनी ध्यान रख सके। ठीक है, उन्हें स्वस्थ रखने के लिए पौष्टिक भोजन तथा खेलकूद का अवसर देना चाहिए। भोजन तथा खेलकूद का अवसर, लेकिन ये पौष्टिक भोजन की आप यहाँ पे बात ध्यान रखेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान ने बालक की शिक्षा में क्रियाशीलता को प्रधानता दी है, क्रियाशीलता को। अतः विद्यालय में शारीरिक क्रियाओं, खेलकूद तथा व्यायाम को प्रमुख स्थान देना चाहिए। आपको मैंने इसकी विशेषताओं में बताया था कि ये किस तरह की एज है, गैंग एज है, समूह की एज है, गंदी आयु। खेल कूद में बच्चे अपने आप को जो है वो क्या करते हैं, गंदा कर लेते हैं, डर्टी कर लेते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं, चिल्लाना, भागना, शोर मचाना। तो ये सारी चीज़ें अगर इस स्टेज की विशेषताएं हैं तो हमें क्या करना होगा, उनके शारीरिक विकास पे ध्यान देना होगा और शारीरिक क्रियाओं, खेलकूद, व्यायाम, एक्टिविटी बेस्ड काम करवाने पे, क्योंकि बच्चे दौड़ते हैं, भागते हैं। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए हमें इस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड करानी चाहिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान, तो बाल मनोविज्ञान क्या कहता है कि माता पिता, अभिभावक तथा शिक्षकों को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए ताकि ये बालक को उचित ध्यान दे सके, उचित शिक्षा दे सके। यहाँ पर केवल स्कूल की बात नहीं हो रही होती है। किसकी बात है? माता पिता की, अभिभावक, शिक्षकों की। यानी कि बाल मनोविज्ञान का, चाइल्ड साइकोलॉजी का ध्यान किसको रखना है? ये एजुकेशन सिस्टम हम केवल स्कूल के लिए नहीं बना रहे हैं, स्कूल के लिए भी होना चाहिए। ये बात पेरेंट्स को भी ध्यान रखनी चाहिए कि बच्चों को किस तरह का एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाए। तो चाइल्ड साइकोलॉजी क्या कहती है कि बच्चे के जो इंटरेस्ट हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, उसकी जो आपकी उसके अंदर जो कैपेसिटी है, एप्टीट्यूड उसके अंदर जो क्षमता है, उसके अनुसार इन सब का ध्यान रखते हुए, उसके शारीरिक मानसिक क्षमताओं का ध्यान रखते हुए उसे एजुकेशन प्रोवाइड करानी चाहिए, चीज़ें प्रोवाइड करानी चाहिए। तो ये चाइल्ड साइकोलॉजी का ध्यान किसको रखना है? माता पिता, अभिभावक, शिक्षक, सबको रखना है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट देखिए, भाषा विकास पे ध्यान। ये एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी मानी जाती है कि बच्चा भाषा को बहुत अच्छे से समझता है, सीखता है। तो इस एजुकेशन में हमें भाषा पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जिस तरह का वो लैंग्वेज सीखेगा फिर वो आगे उसके लिए वही चीज़ काम आएगी। भाषा के विकास पर, बालक के भाषा ज्ञान पर आरंभ से ही ध्यान देना चाहिए। इसके लिए उनसे उपयुक्त विषयों पर वार्तालाप करना, कहानियाँ सुनाना, बाल पत्रिकाएं पढ़ने देने के लिए देना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है? विद्यालय में वाद विवाद, ठीक है, संभाषण, कहानी प्रतियोगिता, कविता पाठ आदि का ध्यान रखना। यानी कि आपको ये ध्यान रखना होगा कि किन किन माध्यम से बच्चा बोलेगा, लैंग्वेज किन किन माध्यम से सामने आएगी। तो वो जब हम बात करेंगे उससे, जब हम कहानियाँ सुनेंगे, सुनाएंगे, जब हम उससे बुक्स पढ़ने को बोलेंगे तो वो नए नए शब्द सीखेगा। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे, कोई प्रतियोगिता रखेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, बच्चे नए नए शब्दों को सीखेगा, नए नए सेंटेंस को सीखेगा, कैसे बोलना है, कैसे नहीं बोलना है, सोसाइटी में कैसे बोलना है, कैसे एडजस्ट करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें इस स्टेज पे उसके एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं प्रोवाइड करानी चाहिए। ठीक है, आगे देखें। ये देखिए,
पाठ्यक्रम, बिल्कुल आपको पाठ्यक्रम तो देखना ही पड़ेगा कि किस तरह का करिकुलम होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों को रखना चाहिए जो बालक की रुचि और आवश्यकताओं के अनुकूल हो। देखिए, यही मैंने आपको बताया था बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान क्या कहता है कि जो बच्चे की आवश्यकता हो, इंटरेस्ट हो, उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड कराई जाए, ठीक है, और जीवन से संबंधित हो। यानी कि अब ऐसा भी कुछ पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है जिसको आप अपने लाइफ में कहीं यूज़ ही नहीं कर सकते। हम आपको कोई ऐसा ज्ञान दे रहे हैं जो आप कभी इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, तो क्या उस नॉलेज का कोई फ़ायदा है? हम तो जो सीखते हैं उसे कहीं ना कहीं हम कहीं ना कहीं, चाहे हम सब्जी लेने जाएं वहाँ इस्तेमाल करें, पर उस ज्ञान का हम यूज़ करते हैं तभी वो यूज़फुल है, वरना हम क्यों सीखें उसको, उस चीज़ को हम क्यों सीखें? तो यानी कि वो जीवन से संबंधित हो, ठीक है। पाठ्यक्रम नीरस और यंत्रवत ना हो। अब ऐसा भी ना हो कि बस खाली रटने को कह दिया जाए, क्योंकि जो चीज़ें हम रटते हैं, बिना इंटरेस्ट के पढ़ते हैं, वो हमें कभी याद नहीं होती, अप्लाई तो बहुत दूर की बात हो जाती है, ठीक है। बहुत से विषयों और पुस्तकों का बोझ उन पर ना लादा जाए। पुस्तकों का बोझ, चीज़ों को रटने से ज़्यादा उनको समझना, क्या लिखा है कि अन्यथा ये किसी प्रकार रट रट के परीक्षा में किसी तरह पास करने का प्रबंध कर लेता है, किंतु उसका मानसिक विकास नहीं हो पाता। मानसिक विकास का मतलब ये है कि आप जो स्कूल में सीखते हैं उसको आप जीवन भर अप्लाई करते हैं, लेकिन अगर आपने चीज़ों को रटा है तो आप तो 4 दिन बाद, एग्ज़ाम के तुरंत बाद ही भूल जाएंगे। तो बेहतर है कि हम उसको समझें और लाइफ से जोड़ लें, तो हम कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। जैसे आपने टेबल आप सीखते हैं, उस टेबल को आप कहाँ अप्लाई करते हैं? जब आप मार्केट में सामान लेने जाते हैं तो आप उन टेबल्स को, उस मैथ्स को आप अप्लाई करते हैं ना, पेमेंट देने में, कि हमें इतना इतना पेमेंट देना है सामान का, तो आप अप्लाई कर रहे हैं। अब तो वो नहीं याद है ना क्लास, बस, लेकिन उस ज्ञान को आप अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए वो आपको याद है, यूज़फुल भी है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, शिक्षण विधि। बिल्कुल हमें ये भी देखना होगा कि कैरिकुलम तो हमने देख लिया, अब कहाँ पे हम किस तरह का एजुकेशन सिस्टम रखें। तो बाल्यावस्था में शिक्षण विधि रुचिकर तथा क्रिया और खेल के सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए। अब उसको पढ़ाया कैसे जाए, ठीक, ये बात आती है। तो इंटरेस्टिंग हो और एक्टिविटी बेस्ड हो और खेल का सिद्धांत, यानी कि उसको, उसके कैरिकुलम में खेल को इम्पोर्टेंस दी जाए, इम्पोर्टेंट प्लेस दिया जाए, स्पोर्ट्स को रखा जाए, या कहीं ना कहीं कोई कंपटीशन रखा जाए, उसमें उस चीज़ को अप्लाई किया जाए। थियरी तो हो ही, उसके प्रैक्टिकल पार्ट में स्पोर्ट्स को, खेल को, क्रिया को स्थान दिया जाए, ठीक है। बालक की रुचि के अनुसार शिक्षण विधि में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी करते रहना चाहिए। आधुनिक शिक्षण प्रणालियों में किंडरगार्टन, इसका नाम आपने सुना होगा, मॉन्टेसरी, जब इनका नंबर आएगा तो इन पे भी हम लोग चैप्टर वाइज देख लेंगे, ठीक है। बेसिक, प्रोजेक्ट, डाल्टन, ये सब क्या हैं? ये सब किस तरह की वो हैं प्रणालियाँ? ये क्रिया आधारित हैं, एक्टिविटी बेस्ड हैं, और इनसे क्या होता है? स्व अनुभव होता है, हम सेल्फ एक्सपीरियंस करते हैं। जब हम खुद करते हैं कोई काम, तो जैसे आपने साइकिल चलाना सीखा, कोई आपको थ्योरेटिकली बता देगा कि तुम्हें ऐसे ब्रेक लगाना है, ऐसे कराना, लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिकल चलाते हैं, गिरते हैं और सीखते हैं, तो आप उसे कभी नहीं भूलते हैं। तो उसी तरीके से जो थ्योरीज होती हैं उनका एप्लीकेशन पार्ट अप्लाई करके बच्चों को खेल के सिद्धांत और क्रिया के आधार बताना चाहिए। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, तो कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए शिक्षा में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे क्या है। खेल तथा क्रिया द्वारा शिक्षा, ये क्रिया है आपका, क्रिया द्वारा शिक्षा, ठीक है। खेल बालक की सहज और स्वाभाविक प्रवृत्ति, हमने आपको इसकी जब विशेषताएं पढ़ाई थी उसके पहले हमने आपको इसके बारे में पढ़ाया था। बच्चे क्या करते हैं? गैंग एज होती है ये, है ना, समूह की आयु, चुस्ती की आयु, ठीक है। हमारे बच्चों के अंदर इस स्टेज में बहुत चुस्ती होती है, दौड़ना, भागना, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना, एक ग्रुप में रहना, ठीक है ना। तो ये वाला जो स्टेज होता है, इसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके एजुकेशन सिस्टम में खेल को और एक्टिविटी को बहुत इंपॉर्टेंस देनी होगी, ठीक है। खेल बालक की सहज और स्वाभाविक प्रवृत्ति है, ठीक है। खेल खेल में आपसे कुछ सिखा सकते हैं, ज़बरदस्ती बैठ के नहीं सिखा सकते। शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने बालक की शिक्षा में खेल और क्रिया को महत्व दिया है, ठीक है। खेल के द्वारा किया जाने वाला कार्य बालक के शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकास में सहायता देता है।
खेल विधि बालक को उत्साह एवं प्रसन्नतापूर्वक सीखने की क्षमता प्रदान करती है। यानी कि कुछ चीज़ें जो हम ऐसे नहीं सीखते हैं, लेकिन जब बच्चे को उसको कोई स्पोर्ट्स की शक्ल दे दी जाती है, एक्टिविटी की शक्ल दे दी जाती है, तो वो उस चीज़ को जल्दी याद भी करता है और खुद से याद करता है। आपको कोई प्रेशर नहीं बनाना पड़ता। यानी कि हमें क्या करना होगा, उसके एजुकेशन में खेल और क्रिया को, एक्टिविटी को और प्ले को, स्पोर्ट्स को रखना होगा, चाहे वो थियरी पार्ट का एक्टिविटी पार्ट कर लिया जाए या किसी भी तरीके से उस पर ऐड किया जाए। ठीक है। नेक्स्ट है मानसिक विकास पे ध्यान। भाई छोटा बच्चा है, मानसिक विकास पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। बाल्यावस्था का बच्चा इतना बड़ा नहीं होता है, उसके लिए एजुकेशन सिस्टम में ये रखा गया है। मानसिक विकास के लिए बालकों को बौद्धिक वातावरण मिलना चाहिए। घर में तथा विद्यालय में उन्हें आवश्यकता अनुसार सभी साधन और सामग्री मिलनी चाहिए। अब ये यहाँ पे मैंने आपको बताया था केवल स्कूल को नहीं, केवल पेरेंट्स को नहीं, सबको ये करने की ज़रूरत होती है। एजुकेशन सिस्टम केवल ये नहीं कहता कि केवल टीचर ही की जिम्मेदारी है, घर में भी तो माता पिता की जिम्मेदारी होती है कि उसे सभी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाए जो मानसिक विकास में सहायता देती हैं। माता पिता एवं शिक्षक को अच्छे आदर्श और अच्छे आचरण व्यवहार प्रस्तुत करने चाहिए। मानसिक विकास के अंतर्गत बुद्धि के मानसिक योग्यताएं, स्मृति, चिंतन, तर्क, निर्णय आदि का विकास सम्मिलित है। क्या होता है मानसिक विकास में? मानसिक विकास में होता क्या है? हम मानसिक विकास का मतलब हम चीज़ों को मेमोराइज कर पाएँ, हम क्या कर पाएँ, उनके बारे में थिंकिंग कर पाएँ, सोच पाएँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग का पहला स्टेप यही होता है कि हम सोचें, चिंतन करें। ठीक है। लॉजिक कर पाएँ, लॉजिक दे पाएँ, किसी डिसीजन पे पहुंच पाए, निर्णय पहुंच पाए हम। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? मानसिक विकास में आती हैं। और पेरेंट्स को और टीचर को अच्छा आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। मीन्स केवल शिक्षक के ऊपर ही हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल सकते कि आपको अच्छे तरीके से पेश आना है, क्योंकि वो आपको कॉपी करता है। घर में भी सबको एक ऐसा बिहेवियर या ऐसा जो है वो अपना व्यवहार शो करना चाहिए जिसको वो कॉपी करे, तो वो क्या चीज़ें सीखे, अच्छी चीज़ें सीखे, और वो स्कूल में भी करे। तो यहाँ हम ये सिस्टम दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पेरेंट्स के लिए भी, घर के लिए भी और स्कूल के लिए भी। बाकी भी जो इन्वॉल्व होता है उस बच्चे के डेवलपमेंट में, उसके लिए भी है। ठीक है। आगे देखें और क्या है इनकी एजुकेशन सिस्टम में, नेचर में रखा गया है। बालक के संवेगात्मक विकास पर ध्यान। बिल्कुल इमोशन भी होते होंगे इस समय। ठीक है, इमोशन भी होते होंगे इस समय। ठीक है। बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास के लिए उसकी मूल प्रवृत्तियों की ओर उचित ध्यान देना आवश्यक है। ठीक है। संवेगों का शारीरिक और मानसिक विकास से प्रभाव पड़ता है। संवेगों का शारीरिक और मानसिक विकास से प्रभाव पड़ता है। इसके लिए माता पिता, शिक्षकों को उनसे प्रेम और सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए, उनके संवेगों का दमन नहीं करना चाहिए। अब बच्चे को डांट डांट के कोई चीज़ नहीं सिखाई जा सकती है। अगर आप सोचेंगे कि मैं उसे डांट लूँगा तो वो चीज़ें उसके अंदर हमेशा हमेशा के लिए दब जाएंगी। क्या होगा? जो मैंने ये लिखा है, संवेगों का दमन। जब आपके अंदर कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है तो आप जीवन में उसे कभी अप्लाई नहीं कर पाते। जैसे आपके घर में उसने कुछ तोड़ दिया, कुछ नुकसान कर दिया, और आप उसको बहुत डांटिएगा, फिर वो कभी भी चीज़ों के ऊपर वो जो उसने सीखने की कोशिश की थी कभी नहीं करेगा वो, क्योंकि उसे पता है कि मैं कुछ करूँगा, गड़बड़ होगा तो मुझे डांट पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि आपको क्या करना होगा, उसके साथ प्रेम और सहानुभूति का व्यवहार करना होगा। जो भी वो करता है, अगर वो गलत नहीं करता है तो उसे अप्रिशिएट करना होगा। ठीक है, कि उसने अच्छा किया, कुछ सीखा उसने, ना कि उसको तुरंत ही आप डांट दीजिए। अगर आप कोई बच्चा बोलता है, बहुत बोलता है, आप उसे डांटिएगा तो वो बोलना बंद कर देगा, ये उसकी पर्सनालिटी बन जाएगी, और जब वो आगे जाएगा तो भी वो नहीं बोलेगा, क्योंकि बचपन में क्या किया गया, उसके संवेगों का दमन कर दिया गया। और फिर जो चाइल्डहुड में बनता है बच्चा, वो कभी भी ज़िंदगी में बदलता नहीं है। ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है कि संवेगात्मक विकास पे ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट है जिज्ञासा प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना। मैंने आपको बताया था इसकी विशेषताओं में, आपको याद होगा कि वो हर चीज़ के बारे में पूछता है कि ये कैसे है, ये क्यों है ना, कैसे, जिज्ञासा का वो होता है। इस समय बालक में जिज्ञासा, ये जिज्ञासा वर्ड है, की प्रवृत्ति अत्यंत प्रबल होती है। वह प्रत्येक नई वस्तु के बारे में जानने को उत्सुक रहता है। वह कैसे, क्यों आदि प्रश्न बहुत करता है। ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। ठीक है। अतः माता पिता तथा शिक्षकों को उसकी प्रत्येक बात का समुचित उत्तर देना चाहिए, ताकि उसकी जिज्ञासा की संतुष्टि हो जाए,
उसकी जिज्ञासा को उद्दीपित करके नई नई लाभप्रद बातें सिखाई जा सकती हैं। आपने भी अपने जो है वो आपने भी अपने बचपन में जब आप बाल्यावस्था में रहे होंगे, चाइल्डहुड में, तो अपने पेरेंट्स से आपने बहुत सारे सवाल किए होंगे कि ये क्या होता है, ये कैसे होता है। अगर आपको उस समय उन बातों का जवाब नहीं मिलता तो जो आपकी पर्सनालिटी आज है वो नहीं बनती, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता होता कि मेरी हर बात पे तो मुझे डांट पड़ने वाली है। इस तरह के बिहेवियर से बच्चों के अंदर कुछ ना समझने की एक टेंडेंसी बन जाती है। लेकिन अगर आप उनकी हर बात का जवाब देंगे, अच्छे से समझाएंगे, तो आप समझेंगे कि ये उस स्टेज की एक विशेषता है। वो बच्चा आपका जिद नहीं करता। चाइल्डहुड में हर बच्चा ऐसा करता है, यही तो चाइल्ड साइकोलॉजी है, ठीक है, यही बाल मनोविज्ञान है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है। रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना। ये प्रवृत्ति बालकों में प्रारंभ से ही स्पष्ट दिखाई पड़ती है, जैसे मिट्टी और बालू के घर बनाना। देखिए, लकड़ी के गुटकों से खेल खेल में कई वस्तुओं को बनाना, ठीक है। अतः विद्यालय में विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब ये है कि कुछ क्रिएटिव करने की बच्चों की इस स्टेज में आदत होती है, तो उन्हें इन चीज़ों को लिए मौका भी देना चाहिए कि उनके अंदर करते करते इन्हीं में से कोई बहुत बड़ा क्रिएशन कर जाता है और जो आपके लिए, सोसाइटी के लिए, देश के लिए लाभप्रद होता है। तो अगर आपने उनकी क्रिएटिविटी को ध्यान दिया तो वो लाभप्रद होगा सबके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है संचय की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना। इसकी विशेषताओं में मैंने बताया था ना कि बच्चे जो हैं चीज़ों को इकट्ठा करते थे, स्टैम्प्स को इकट्ठा करना, ठीक है। तो माता पिता शिक्षकों को शिक्षाप्रद वस्तुएं एकत्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जैसे डाक टिकट है, सिक्के हैं, खिलौने हैं, चित्र है, पुस्तकें। अब अगर बच्चे को अच्छी अच्छी बुक्स इकट्ठा करने की आदत लग गई तो वो पढ़ेगा भी, तो उनको रखेगा तो, ठीक है। तो क्या होगा, अच्छी चीज़ों के कलेक्शन से अच्छे क्वालिटीज़ उसके अंदर आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है, चलिए आज का नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इसका। हाँ देखिए, सामूहिक प्रवृत्ति की संतुष्टि। फिर से वही बात, सामूहिक प्रवृत्ति यानी कि ग्रुप में बच्चा रहता है। याद आएगा आपको कि विशेषताओं में कहा था मैंने कि ये गैंगेज होती है, ठीक है। इस ग्रुप में बच्चे गैंग में रहना पसंद करते हैं। गैंग का मतलब आप वो पिक्चर वाला गैंग नहीं, यहाँ बच्चों का एक समूह होता है, उसको गैंग की बात किया जा रहा है, ठीक है। बाल्यावस्था में समूह में रहने की प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है। अतः सामूहिक प्रवृत्ति के विकास के लिए उन्हें बाल सभा का सदस्य बनने के लिए, सामाजिक कार्यों में बॉयज़ स्काउट, गर्ल गाइड में भाग लेने की अनुमति और अवसर प्रदान करने चाहिए। विद्यालय में सामूहिक कार्य, सामूहिक खेलों की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कि जब बच्चे ग्रुप्स में सीखने की टेंडेंसी रखते हैं तो हमें ग्रुप वाले काम करवाने चाहिए ताकि बच्चे उससे सीख जाएं। तो ये जो आप लोगों ने अपने स्कूल में पार्टिसिपेट भी किया होगा, जो आपके यहाँ स्काउट्स एंड गाइड होता था, ठीक है, और ग्रुप्स में काम होते हैं, जैसे कोई प्रोजेक्ट वर्क दे दिया, 5 6 8 बच्चों ने मिलके एक काम को शुरू किया, ठीक है। खेल हैं तो खेल में एक टीम बनाई गई, उसमें भी 5 8 10 11 बच्चों ने स्पोर्ट्स किया। तो स्पोर्ट्स में जब पार्टिसिपेट करेंगे तो भी वो बहुत सारी वैल्यूज़ को सीखते हैं। ग्रुप में करने की उनकी ये विशेषता है, उसका यूज़ हमें करना है, उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन सिस्टम में अप्लाई करना है, ठीक है। देखिए ये देखो क्या है, पाठ्यगामी क्रियाओं की व्यवस्था। बिल्कुल भाई, जब ग्रुप्स में खेलेगा तो केवल किताबें तो नहीं पढ़ेगा ना, उसको ग्रुप्स में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ग्रुप्स के जाने के लिए, खेल एक्टिविटी में जाने के लिए उसे को करिकुलर एक्टिविटी को आपको कहीं ना कहीं उसमें अप्लाई करना पड़ेगा एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है। तो बालक की मानसिक सामाजिक शक्तियों के विकास के लिए विद्यालय में पाठ विषयांतर क्रियाओं का आयोजन कराया जाना चाहिए। बिल्कुल, अगर आप नहीं कराएंगे तो जो बच्चों के अंदर ग्रुप्स में रहने की प्रवृत्ति है, खेलने की और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की, वो कहाँ पूरी हो पाएगी। तो आपको पाठ विषयांतर क्रियाएं को करिकुलर एक्टिविटीज़ को तो अप्लाई करना ही पड़ेगा, और ये नॉर्मली हर स्कूल में किया भी जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक गुणों का विकास। बाल्यावस्था में परिवार के बाद विशेष रूप से बालक का सामाजिकरण विद्यालय में होता है। देखिए, पहले तो हम परिवार में थे, पहले परिवार में, ठीक है, मम्मी पापा से सीखे, भाई बहन से सीखे, बाबा दादी से सीखे, उसके बाद कहाँ गए, स्कूल गए। अतः शिक्षक का कर्तव्य है कि कक्षा, विद्यालय तथा खेल के मैदान में ऐसा वातावरण उपस्थित करें जिससे बालक का स्वस्थ सामाजिक विकास हो सके।
विद्यालय में ऐसी क्रियाओं का आयोजन होना चाहिए जिसमें भाग लेकर बालक में अनुशासन, आत्मसंयम, ये क्या है, ये सोशल वैल्यूज़ कह लीजिए, सोशल ट्रेड्स कह लीजिए, ठीक है। अनुशासन, संयम, उत्तरदायित्व, आज्ञाकारिता, विनय, सहयोग, सहानुभूति, प्रतिस्पर्धा, ये सामाजिक गुणों का विकास हो सके। कहने का मतलब ये है कि एक समाज आपका स्कूल भी होता है, क्योंकि समाज का क्या मतलब है, समाज व्यक्तियों का समूह है। तो जो हमारे इर्द गिर्द 50 लोग बैठते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द 25 लोग बैठते हैं, वो हमारा समाज होते हैं, स्कूल का समाज होते हैं, ठीक है। तो अब वहाँ पर टीचर का ये रोल हो जाता है कि वो क्लास में, टीम में, खेल के मैदान में बच्चों के अंदर सोशल डेवलपमेंट के लिए काम करे, ठीक है। तो क्या क्या डेवलप होगा, अनुशासन आएगा। आप जब ग्रुप में खेलेंगे, ग्रुप में रहेंगे, क्लास में बैठेंगे, तो कब बोलना है, कब चुप रहना है, आपको ये सोचना होगा। अनुशासन आएगा। आत्मसंयम, कुछ झगड़ा भी हुआ तो भी कंट्रोल करना है, क्योंकि आपको पता है कि हम एक टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उत्तरदायित्व आता है कि हमें काम पूरा करना है, इसमें हमारा पार्ट है, इसमें हमारा पार्ट है, ठीक है। यह आज्ञाकारिता है। आप ये सीख पाएंगे कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमें ये ऑर्डर मिला, इसको पूरा करना है। इस तरीके से ये जितने भी प्रतिस्पर्धा आएगी, आपको देखिए हेल्दी कंपटीशन आएगा, ठीक है। तो ये सारे सामाजिक गुण डेवलप होंगे, तो सामाजिक गुणों का विकास भी हम इसमें डालेंगे, ठीक है। इसको देखिए, देखिए इसको, ये लास्ट है हमारा नैतिक विकास। जो मॉरल एजुकेशन होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। समाज के नैतिक मूल्यों, मान्यताओं और नियमों का ज्ञान देने के लिए नियमित रूप से नैतिक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। ये क्या है, नैतिक मूल्य, मान्यताओं और नियमों का ज्ञान। पहले तो आप बच्चे को सब कुछ सिखाने के बाद अल्टीमेटली आपको ये सिखाना ही पड़ेगा कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं, उचित अनुचित, सही गलत में फ़र्क करना, और ये बचपन से ही सिखाना पड़ता है। आपको बताना पड़ेगा कि चोरी अच्छी चीज़ नहीं है और सच बोलना अच्छी चीज़ है। ये कैसे पता लगेगा उसको? यही तो हमारे वैल्यूज़ हैं, यही तो मॉरल टीचिंग है, यही तो मॉरल एजुकेशन है, ठीक है। तो मॉरल एजुकेशन के ज़रिए हम बच्चों के अंदर डेवलप कर पाएंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, चाहे वो घर हो या स्कूल हो, और फिर क्या ये सोसाइटी या कहीं पर भी हम अपने आप को रखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपने चाइल्डहुड के जितने भी विशेषताएं हैं वो सब आपने देख ली। तो उम्मीद करते हैं कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।